अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज पंजाब का बजट पेश किया जाना था। 2 बजे का वक्त दिया गया था इस इजलास के लिए, लेकिन अब तक ये इजलास जो है शुरू नहीं हो सका है बाकायदा तौर पर। इससे पहले आपने देखा जो अपोजिशन जमात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो स्पीकर हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके आपस में मुज़ाकरात भी हुए क्योंकि उनकी कुछ शराइत थी और वो ये चाहते थे कि इस इजलास की शुरू होने से पहले उनकी शराइत मानी जाएँ, वरना अपोजिशन ये इजलास नहीं चलाने देगी। उन शराइत में क्या क्या था? उन शराइत में ये शामिल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा पर जो मुकदमे बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए और इसके साथ साथ IG जो हैं वो आकर इस ऐवान में माफ़ी मांगे और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया गया था। 3 ये दौर हुए, तीसरे दौर में जाकर ही मुज़ाकरात कामयाब हुए। उसके बाद ये इजलास 7 बजे के करीब शुरू तो हुआ, लेकिन उसके बाद एक और मामला आ गया जिसकी वजह से ये इजलास जो है स्पीकर ने आर्जी तौर पर मुअत्तल किया 10 मिनट के लिए। और वो मामला क्या था कि अता तारड़ साहब जो कि एक इलेक्टेड मेंबर नहीं है पंजाब असम्बली के, वो इस ऐवान में क्यों मौजूद हैं इसकी निशानदही की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब ने, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें असम्बली हॉल से बाहर जाने का कहा अता तारड़ साहब को, लेकिन अता तारड़ साहब ने जाने से मना कर दिया। ये मामला एक इशू बना। उसके बाद 10 मिनट के लिए इजलास मुअत्तल हुआ और तकरीबन अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त हो चुका है, एक मरतबा फिर से ये इजलास शुरू नहीं हुआ है। दोनों साइड्स जो हैं वो डटी हुई हैं अब इस एक मामले के ऊपर कि अता तारड़ साहब जो हैं वो ऐवान से बाहर जाएंगे तो फिर बजट इजलास जो है वो शुरू होगा। लगता है ऐसा है कि अपोजिशन ये मामला जो है इसको जानबूझ के ताख़ीर में डालना चाहती है, इल्तवा में डालना चाहती है। कोशिश यही है कि ये बजट जो है आज पेश ना हो। इसका फ़ायदा क्या होगा ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला आज का हमारा टॉपिक, बल्कि मोस्टली जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी के गिर्द घूमेगा। उसके बाद जी महंगाई की ऊंची उड़ान तो जारी ही है, लेकिन डॉलर भी किसी से कम नहीं है। हमें बताया गया था कि जब पेट्रोल की कीमतें हम ज़्यादा करेंगे, IMF के मुताबिक करेंगे, बिजली की कीमतें ज़्यादा करेंगे तो फिर डॉलर थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन डॉलर आज ओपन मार्केट में 205 रुपये से 208 रुपये तक में ट्रेड होता रहा है। इसकी क्या वजह है? जो वादे किए गए थे कि डॉलर की कीमत नीचे आएगी वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है? और आखिर में इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर से खिताब किया है और इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी उन्होंने गुस्सा भी निकाला है, तनकीद भी किया और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब के पास जाकर उनके पास बैठ कर धांधली की तैयारी कर रहा है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ सलमान खावर साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब मौजूद होंगे और हमारे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो एहसान खावर साहब, बजट का मामला और ये जो PTI पर मुकदमात बनाए गए लॉन्ग मार्च के दौरान या उससे पहले जो हुआ था तहरीक अदम एतमाद के दौरान, ये दोनों बिल्कुल अलग मामला हैं। तो सर, इन मामलात को जोड़ना आपस में और ये शर्त आयद करना PTI रहनुमाओं की जानिब से या उनके इत्तेहादियों की जानिब से कि जब तक आप हमारी शराइत नहीं मानेंगे, जब तक आप मुकदमात वापस नहीं लेंगे, तब तक हम बजट इजलास शुरू ही नहीं होने देंगे, सर ये जायज़ है? अच्छा आयशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखें, बात यह है कि सियासी मंजरनामा एक है, मुल्क एक है, सूबा एक है। हम ये आर्बिट्ररी लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते कि आप पहली बात ये कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेके चले जाएं, आप लोगों को कई दिन एक होटल में महबूस रखें, उसके बाद ज़बरदस्ती नोटों के ज़रिए एक गवर्नमेंट बनाएं, उसके बाद उन लोगों को DC जब किया जाए तो रिजर्व सीट्स में नॉमिनेशन ना हो, जब हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने जाएं तो वहाँ पे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, और उसके बाद आप ये एक्सेप्ट करें कि हम असेंबली एक ऐसे हाउस में आकर जहाँ पर आपकी अक्सरियत ही नहीं है, जहाँ पे एक्चुअली आपका वज़ीर आला होना ही नहीं चाहिए, जो आइन की सरासर शिकनी है, जो कि जमहूरियत का मजाक है, वहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करें और आप कहें कि सियासत इस जगह पे ख़त्म होती है, आपके साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, आपको डंडे मारे गए, आपकी हुकूमत में नकबज़नी की गई, हम जमहूरियत को भी नहीं मानते, आइन को भी नहीं मानते, लेकिन बाय द वे हमारा आज बजट इजलास है, इसमें ज़रा आप सपोर्ट करें और जमहूरियत के पासदार बन जाएं और हमें ज़रा सपोर्ट करें। ऐसे नहीं हो सकता। हम एक सियासी जमात हैं, हम कोई किंडरगार्टन या के स्टूडेंट या तिफले मकतब नहीं है, और ये पहली बात इनको समझनी पड़ेगी कि ये मांगे तांगे की जो हुकूमत है, जो एक पतले धागे से लटक रही है पंजाब के अंदर, ये लटक नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये कैसा बजट है।
इस बजट का अवाम की पॉलिटिकल रियलिटी से क्या ताल्लुक है, जहां आज तक कल तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि आपका वजीर खजाना कौन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने बजट मेकिंग की पूरी एक्सरसाइज जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ी हुई है। ब्यूरोक्रेसी नंबर चर्निंग तो कर सकती है, उनका आवाम से तो कोई ताल्लुक नहीं। अवामी उमंगों को कौन लेके आता है बीच में? आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। आपका कोई वजीर खजाना नहीं है, आप एक वो बजट लेके आना चाह रहे हैं और फिर आपने अनइलेक्टेड लोगों को बिठाया है। ये कोई एक हाउस का डेकोरम है? तो ये सब चीज़ें वो हैं, अगर आप लोग समझते हैं कि अगर हम आंख बंद कर लेंगे, अगर हम जमहूरियत पे नकबज़नी लेकिन ये हसन खाबर बर्दाश्त साहब, कर लेंगे, शायद कर लेते, एक तरफ शायद कर पीटीआई ये लेते। कहती है और आपके इत्तेहादी ये कहते हैं कि हम तो इस हुकूमत की आईनी हैसियत ही नहीं समझते या अखलाकी हैसियत ही नहीं समझते, क्योंकि मुनहरफीन के डी सीट होने के बाद कोई आईनी हैसियत नहीं बनती। तो सर फिर इनके साथ ये मुज़ाकरात की जो डील हुई है कि मुकदमात आप वापस लें और उसके बाद आईजी आएँ या फिर जो नॉन इलेक्टेड मेंबर बैठे हैं वो बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद हम ये इजलास शुरू होने देंगे, तो सर ये फिर आप ये डील्स क्यों कर रहे हैं इस हुकूमत के साथ? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद सियासी जमात नहीं है। हम सियासत करने आए हैं और हमारी एक सियासी आइडियोलॉजी है, हमारा सियासी नज़रिया और हमारा सियासी ऑब्जेक्टिव है। और सियासी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये घर जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन हो और उस इलेक्शन के ज़रिए एक क्रेडिबल गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी बहरान है, बदतरीन मुआशी बहरान, इसको हल करे। वफाक पे हम ये समझते हैं कि असेंबली में हम नहीं बैठेंगे, लेकिन पंजाब में असेंबली के फ्लोर पे मुकाबला करके ये सियासी मकसद हम बेहतर तौर पे हल कर सकते हैं। और इसलिए हमने इनको एक मुकाबला देना है और इनको बताना है कि पीटीआई से मुकाबला कितना सख्त है, क्योंकि अवाम जो है पीटीआई के साथ है। और ये बेसिकली एक सियासी जो हमारा तरीका है वो है, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम लोग अवाम से वोट लेके आए, असेंबली की सीटें हमारे पास हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजाब असेंबली में इनसे एंगेज करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है, या मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हट गए हैं या अगर फौरी और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तो हम इनसे बात करेंगे। हमारा मुतालबा वही है, लेकिन हमारे ख्याल में पंजाब के अंदर हम बेहतर तौर पर इस मुतालबे को आगे लेके चल सकते हैं अगर हम हाउस के अंदर इनको एक टफ टाइम दें। ठीक है, ठीक हो गया। राना एहसान अफजल साहब, पहली मरतबा आप स्टूडियो में आए हैं, सबसे पहले तो वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। 8 घंटे हो चुके हैं, अभी तक ये इजलास जो है राना एहसान साहब शुरू नहीं हो सका। पीटीआई ने जो शराइत रखी या उनके इत्तेहादी जो थी, अच्छा शुरू हो चुका है, अपडेट आ गया जी, इजलास जो है वो शुरू हो चुका है फाइनली। जो 3 दौर हुए पहले मुज़ाकरात के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उसमें पीटीआई के जो मुतालबात थे उनको मान लिया गया इस हुकूमत की जानिब से, जिससे ये तासुर गया कि शायद हुकूमत जो है वो इस बजट इजलास के लिए हर मुतालबा मानने को तैयार हो चुकी है अपोजिशन का। वाकई में कोई प्रेशर है कि ये बजट इजलास पेश करना है तो अपोजिशन जो कह रही है वो मान लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत की तो कोशिश होती है कि अवामी जो मसाइल हैं और अवाम के जो इश्यूज़ हैं, और बजट बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती, तो उसको टाइमली पेश किया जाए। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि ये जो पीटीआई है, इसको पाकिस्तान या जो है वो इसकी बेहतरी के लिए सोचना, इससे गर्ज नहीं है। ये अपनी सियासत जो है उसको चमकाने में लगे हुए हैं। इनके जो आइनी ऑफिसेस थे, जिस तरह गवर्नर था, प्रेसिडेंट था, उन्होंने कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं छोड़ी आइन शिकनी करने के लिए और डिलेज डालने के लिए और वो पत्थर रोड़े डालने के लिए कोई एक नॉर्मल हुकूमत जो है अपना काम करे। इस चीज़ को तस्लीम नहीं इन्होंने किया कि ये मेजॉरिटी खो चुके हैं और आइनी मामलों को उस तरह से चलने दे। मेजॉरिटी तो अब हमजा शहबाज साहब भी खो चुके हैं ना, राना एहसान अफजल साहब। नहीं, देखें, अगर वो जो 20 ये जो कहते हैं कि लोटे या डिसिडेंट्स ने वोट डाले, तो उनको 63A के तहत उनको सजाएं मिल गई। अब वो डी सीट हो गए, ईसीपी ने फैसला सुना दिया, तो आइन को आप चलने दें। लेकिन जहां ये रुकावट डाल सके इन्होंने रुकावट डाली। जिस तरह आपने देखा कि IMF का जो मामला था उसको उनसे मुआहदे करके, सारा कुछ करके, जानते हुए कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में आ रही है, डॉलर्स की शॉर्टेज है, यू टर्न लिया, सियासत की, इस मुल्क को एक मईशती दलदल में फंसा दिया।
तो ये आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं। अब जो स्पीकर साहब हैं या जो पीटीआई है, इनके पास क्योंकि वो हेड ऑफ द हाउस है, इन्होंने हर कोशिश की ब्लैकमेल करें हम हुकूमत को, हम इस बजट को ना पास होने दें, अपनी इलीगल डिमांड्स डाली, बदमाशी की, जिस तरह ये करते हैं। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हमें आखिर टॉकिंग टेबल पे आना है, इनसे बातचीत करनी है, हमने इस सूबे को चलाना है, हमने इस मुल्क को चलाना है। तो हम बेशक कोशा हैं। और अब ये अच्छी खबर आई कि चलें बजट पेश हुआ ताकि अवाम के मसाइल जो हैं वो आगे बढ़ें और उनका हल की हम तलाश करें। दूसरा, खावर साहब ने कहा कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है और ये ब्यूरोक्रेसी बजट बना रही है। तो मैं इस बजट मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा था। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटीज़ की भी मीटिंग हुई, उसमें सारे सियासी लोग बैठे हुए थे। एडीबी की 20 मीटिंग्स हुई जो हमजा साहब ने ली, अपनी काबीना के साथ ली, इनपुट्स ली अपने कोalition पार्टनर से। तो ये बजट जो है ये हमजा साहब की सरबराही में, जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है, वो उन्होंने इसको एक सियासी अमल से ये बजट बना है। तो इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने ये चीज़ें हुई हैं। वाकई ताख़ीर हुई है, काबीना बनने में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एक कोalition हुकूमत है, उसमें आप को जो है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करके आगे चलना है। मैं समझता हूँ कि ये जो डिले है ये अब ख़त्म हो जाएगा जल्द आने वाले चंद दिनों के अंदर, और एक नॉर्मल रूटीन के अंदर जो है वो हुकूमत चलेगी। और पहले भी चल रही थी, काबीना थी, हमजा साहब जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी फुल रूटीन में काम कर रहे थे। ठीक है सलमान आबिद साहब, ये सवाल मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ और कई मरतबा कर चुकी हूँ और आज एक मरतबा फिर से करती हूँ, क्योंकि ये पंजाब का जो मामला है, ये आईनी बहरान जो है, ये तमाशे हम बहुत अरसे से देख रहे हैं और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। किसको जिम्मेदार आप समझते हैं? हुकूमत को, अपोजिशन को? ये जो सब कुछ चल रहा है इस वक्त पंजाब में, इतना बड़ा सूबा पाकिस्तान का, इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, कोई एक फरीक तो जिम्मेदार नहीं है, सारे ही फरीक किसी ना किसी शक्ल में जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह में जो ताख़ीर की, उसका एक बुरान हमने देखा। उसके बाद जिस तरह से ये डी-सीट हुए, तो अगला सवाल आ गया कि जब वो डी-सीट हुए तो क्या उन्होंने जो हमजा शहबाज को वोट दिया, क्या वो काबिल कबूल होगा? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये कि क्या अब हमजा शहबाज के पास आज अक्सरियत है या नहीं है, इसको कौन डिटरमिन करेगा? एक बुरान। फिर पीटीआई ने, जैसे अभी हसन खावर साहब ने कहा है कि हमारा तो एक ही बुनियादी मुतालबा है, फौरी इंतखाबात। अच्छा, फौरी इंतखाबात के लिए आपने कौमी असम्बलियों से तो रिज़ाइन कर दिया, लेकिन सूबाई असम्बलियों में KPK के अंदर और पंजाब के अंदर अभी भी आप बैठे हुए हैं। और अब हसन खावर साहब कह रहे हैं कि हम असम्बलियों के अंदर से प्रेशर डाल के हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है तो यही स्ट्रैटेजी तो फिर कौमी असम्बली में भी होनी चाहिए थी ना। कौमी असम्बली में भी आप टफ टाइम देते और नए इंतखाबात का मुतालबा करते, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। दोनों सतह पे हम देख रहे हैं। देखिए, बात बड़ी सादी सी है और मैं बार बार कहता हूँ, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो सियासी तजर्बे होते हैं ना, उनसे माजी की गलतियों से हम सबक नहीं सीखते। इसी लोटाक्रेसी के हवाले से इन्हीं दो जमातों ने, पीपल्स पार्टी और PMLN ने कानून साजी की थी। उसी कानून की धज्जियां भी फिर इसी हुकूमत ने आपके सामने उड़ा दी। और ये जो मुनर्रिफ अरकान है, जिनको अब माशाल्लाह 20 के 20 लोगों को टिकटें भी जारी कर दी हैं, मासवाए अलीम खान के अलावा। यानी ये जो रिवायत हम सियासत में डालते हैं, अपनी पार्टी के लोगों की नफी करके, और जो लोग 3.5 साल तक हुकूमत में बैठे एंजॉय करते रहे, उनको आपने पार्टी टिकट दे दिए। ये एक मफाद परस्ती की सियासत है। इसको आप जो मर्जी नाम देते, चाहे वो कोई भी जमात करे, हमारे यहाँ ये चीज़ें निकल आ रही। दूसरी बात यह कि देखिए, अब इस वक्त अब जैसे हमारे अफजल साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि बजट प्रोसेस हुआ होगा, हमजा शहबाज साहब ने बड़ी इसमें अपना इनपुट डाला होगा, मिनिस्टरों ने बड़ा इनपुट डाला होगा। नतीजा क्या निकला है? क्या पाकिस्तान में वफाकी बजट से और सूबाई बजट से पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं? क्या बिजली की कीमतों में कमी आ रही है? क्या गैस की कीमतों में कमी आ रही है? क्या तेल की कीमतों में, घी की, ऑयल की कीमतों में कमी आ रही है? क्या लोगों को रिलीफ मिल रहा है? आपने सरकारी मुलाजमों को 15% रियायत दे दी है और उन पे बोझ जो है वो 35, 40, 50% का महंगाई का डाल दिया। यानी अब मुझे सवाल सिर्फ ये है, और ये मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, माजी की हुकूमतों से भी, इस बजट प्रोसेस से पाकिस्तान के आम आदमी को, कमजोर तबके को, महरूम तबके को, माशी बदहाल तबके को क्या फायदा मिलता है? मुझे बताइए। जिस तबके के ऊपर टैक्स लगाने चाहिए वहां तो हम टैक्स लगाना चाहते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए आम आदमी को निचोड़ना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि माशी गर्दाब में फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो माशी इमरजेंसी की बातें करने की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ हमारे हुक्मरानों का जो शाह खर्चियों का, अखराजात का जो स्टाइल है, उसमें क्या फर्क आया है? यानी हमजा शहबाज साहब जाएं तो 60-70 गाड़ियां प्रोटोकॉल के साथ जाती हैं, शहबाज शरीफ साहब जाएं तो तब जाती हैं, उस्मान बुजदार साहब जा रहे तो तब जाती हैं, इमरान खान साहब जाएं तब जाती हैं। यानी हमारा जो हुक्मरानी का निज़ाम है, उसके अंदर हमने कितनी सादगी का कल्चर अपना इख्तियार किया है। आज ये हुक्मरान बड़े बड़े दावे करते हैं, अवाम से कहते हैं इसार और कुर्बानी दे,
और भाई एहसान और कुर्बानी तो आपसे शुरू होगी ना। आप अपने अब ये बताइए, एक ही वक्त में कई कई हाउसेस जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस का दर्जा रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस का दर्जा रखते हैं। जब आप पाकिस्तान से मुहिम शुरू की, देखिए जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो अभी ये इतना बड़े बड़े वफद लेके, जो सरकारी वफद लेके बाहर गए हैं, ये किसके पैसों से गए हैं? अवाम के टैक्सों से। और एक ऐसे मौके पे जब आप कह रहे हैं कि मुल्क माशी बदहाल है, जब आप कह रहे हैं माशी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, तो हमारी हुक्मरानी के निजाम में क्या फर्क आया है? हमारी ब्यूरोक्रेसी के निजाम में क्या फर्क आया है? हमारे पार्लियामेंट के निजाम में क्या फर्क आया है? अब आप ये कह रहे हैं इजलास हो रहा है, पार्लियामेंट के इस तरह के कई सेशंस होते हैं, अरबों करोड़ों रुपए उस सेशन के ऊपर लगते हैं, मार कुटाई, हंगामा राई, कापियां फाड़नी एक दूसरे के, इसके अलावा इस कौम को तोहफे में क्या मिलता है? तो मुझे तो ये लगता है कि सारी सियासत जो इस वक्त हो रही है वो एक मफादाती सियासत है, चंद खानदानों तक महदूद सियासत है, और हमने इस सियासत के अंदर आम आदमी को एक एक्सप्लॉइट किया हुआ है, उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम तो लेते हैं आम आदमी का, रिलीफ आम आदमी को नहीं मिल रहा। अगर आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है तो मुझे आप बता दें कि कहां से मिल रहा है। अभी मैं आपको कल की बात बताता हूं, इन्होंने कहा जी आटा यूटिलिटी स्टोर से इतने रुपए का मिलेगा, चीनी इतने की मिलेगी। आप जाइए यूटिलिटी स्टोर में, वो 1 किलो से ज्यादा चीजें नहीं देते आपको, कहते हैं 1 किलो से ज्यादा लेना है तो ये रेट है, 1 किलो लेना तो फिर वो रेट है। अब इस किस्म की जो आप हरकतें कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। फिर आप कहते थे जो 12,000 रुपए इमरान खान को तनकीद करते थे उनके एहसास प्रोग्राम के ऊपर, या 2,000 रुपए देके आप कहते हैं मुल्क में इंकलाब आ गया। तो मुझे ये लगता है कि हमारे हुक्मरानों के पास जो माशी रोड मैप होना चाहिए ना, एक्चुअली वो रोड मैप हमारे पास नहीं है। ना हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ना हमारे पास कोई मिड टर्म प्लानिंग है, ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। हम एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत जो हंगामी हालात होते हैं उसके मुताबिक डील करते हैं, और सारी की सारी डिपेंडेंसी सर, सारी की सारी डिपेंडेंसी ये है कि इंटरनेशनल इदारे हमें पैसे दें, दीगर ममालिक हमें पैसे दें, तो तब मईशत चलेगी। अभी आप वो दिखाए ना क्लिप शहबाज शरीफ साहब का, जो भी वो गए थे तो उन्होंने कहा देखिए मैं मांगने नहीं आया, लेकिन अब जरूरत है इस वक्त आप हमें दें। इसका मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं है, डिपेंडेंट आप इस वक्त बाहर की कुव्वतों के ऊपर है, मईशत आपसे चल नहीं रही सबसे, और उसका नतीजा आम आदमी भुगत रहा है। ने आज लिखा है कि ये जो बजट पेश किया गया आज विफाक के अंदर, इससे IMF नहीं मानेगा, मजीद मुतालबात जो हैं वो IMF के होंगे। वो साहब ने कह दिया ना कि मजीद मुतालबात आएंगे, वो हमें मानने पड़ेंगे, तब आगे चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मजीद जो एक नया नाम दिया गया महंगाई को, मुश्किल फैसले, मजीद मुश्किल फैसलों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। बहरहाल हसन खबर साहब, कल पंजाब में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और इसकी सदारत जो स्पीकर हैं परवेज इलाही साहब उन्होंने की है। तो क्या पंजाब के जो मामलात हैं वो परवेज इलाही साहब इस वक्त देख रहे हैं, वो चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पंजाब के मामलात पार्टी खुद देख रही है, सत्यान खान साहब देख रहे हैं, हमारी जो पंजाब की लीडरशिप है डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर साहब, वो देख रहे हैं, और खान साहब सबसे ऊपर बैठ के देख रहे हैं। लेकिन ये बात एक मुसलमा हकीकत है कि पंजाब के अंदर हमारे वज़ीर आला के कैंडिडेट चौधरी परवेज इलाही साहब थे, और उसी तनाजुर में ये डिस्कशन हुई, और वो आज भी हमारे कैंडिडेट हैं। वो अगर आज भी वो मौका आए तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। उस तनाजुर में उन्होंने उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। और मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि देखें, ये जो इलेक्शन हुआ है ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके वोट काउंट नहीं होंगे, और ये इंटरप्रिटेशन जो थी, ये हालिया जो सियासी तनाज़ा था उसके मद्देनजर फाइल की गई थी, उसी में कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आई है। और अगर आप उसके बाद देखें तो वो जो मतलूबा नंबर्स हैं वो भी इनको अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए बजट इजलास से इनकी जान निकली जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात आशा ये कहूँ कि सियासी मुखालफत अपनी जगह, PTI की जो राय है वो अपनी जगह, और मेरे मोहतरम है अपना राना साहब भी इधर बैठे हैं, सलमान आबिद साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस पेश किया, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान की आवाम का भला होने जा रहा है? क्या इस बजट से आवाम को कोई ऐसी रिलीफ देने जा रहे हैं जिसके वादे वईद किए गए थे? पिछले 3.5 साल आपने ये जानते हुए कि पूरी दुनिया कोविड के लपेट में थी और पाकिस्तान एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा था, आपने मईशत के नाम पे अपनी सियासत की दुकान चमकाई और आपने लोगों को मिसलीड किया। महंगाई मार्च हुए, लोगों को ये कहा गया कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है और आप बढ़ाते हैं तो ये पेट्रोल बम है। और आज वो खुद जब आपको मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर आप 60 रुपये फी लीटर बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद आप IMF से ये वादा कर रहे हैं कि हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी 30 रुपये से 50 रुपये पे ले जाएंगे, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये क्या है? तो अगर कम से कम इस बजट से आवाम का ही कोई फायदा निकला है तो हम चुप कर दें। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि आप सियासत के अंदर भी धांधली करें,
जहाँ पर आपको आइन कानून सूट नहीं करता वहाँ पे आप उसे करने कतरा जाएं, और जहाँ पे सूट करता है वहाँ पे आप आइन का परचम लहराएं, और उसके बाद बजट ऐसा दें जो आवाम के ऊपर एक अजाब बन के टूटे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें आपको सपोर्ट भी करे। तो ये कैसे हो सकता है? और आप मुझे बताएं कि एक क्रेडिबल गवर्नमेंट के अलावा इस वक्त कोई हल है? जो 13 जमातों का अलायंस है, हर फैसला लेने के लिए तो आपको 13 घर जाना पड़ता है, कभी आप लंदन जाते हैं। ये तो मानने वाली बात है ना। आप सलमान आबिद साहब इधर एक न्यूट्रल एनालिस्ट बैठे, इनसे पूछ लें कि जब 13 पार्टियों की हुकूमत होगी तो उसमें कितने कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे? क्या मुल्क इस वक्त इस दोहराए पे है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट के जरिए इस मुल्क पे मामला चला सकें? और क्या IMF, आपने एक तरफ IMF को खुश करना है, एक तरफ आप आवाम पे अजाब कूट रहे हैं, और IMF भी आपसे खुश नहीं होना, ये प्रोग्राम भी आपके हाथ से निकल जाना है। वो फसान खबर साहब, वो लोग कहते हैं कि ये भी आप लोगों की वजह से ये हो रहा है, PTI की वजह से ये हो रहा है। आप ही ऐसा मुआहदा करके गए थे जिसको अभी हमें पूरा करना ही पड़ेगा, वरना मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा अगर हमने IMF के इस प्रोग्राम से हम निकल गए तो आयशा यही कहेंगे ना। और वो क्या कहें? कि आप समझती हैं क्या वो ये आवाम को जाके कहें कि हम कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट हैं? क्या हम नाअहल हैं? क्या हम इक़्तिदार के लालच में आए हैं? उन्होंने तो ज़्यादा मलबा PTI पे डालना है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये मलबा वाकई PTI पे डालते हैं तो क्या आने से पहले आपको पता नहीं था? क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं थी? फिर अवाम को आपने वो हरी बत्ती क्यों दिखाई कि जी हम आके ये ठीक कर देंगे? अगर आपको पता था ये नहीं ठीक हो सकता तो आप आते इलेक्शन कॉल कर देते। अवाम की अदालत से भी आप डरते हैं, ये बात करने से भी डरते हैं। ये सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी। इमरान खान ने सब्सिडी दी, ये इनको गवर्नमेंट में आके पता चला, जब पहले पता था? ये सब बातें पहले पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर इनकी बात मान भी ली जाए तो फिर ये हुकूमत में आए क्यों? ये मलबा गिराने के लिए आए अवाम पे, फिर करने देते। चले पूछ लेते हैं राना एहसान साहब से। राना एहसान साहब, जब सब कुछ सामने मौजूद था, सारे IMF के साथ जो मुआहदे हो रहे थे वो भी सामने मौजूद थे, PTI ने सब्सिडी जो दी हुई थी वो भी अनाउंस थी, आपको पता था कि अगर ये हुकूमत में आती है मुस्लिम लीग नून या एक मखलूत हुकूमत बनती है तो ये सारे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, ये सारा इल्ज़ाम अपने सर लेना पड़ेगा, आवाम का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, तो फिर क्यों ये फैसला किया गया? करने देते PTI कोई? देखें, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम हुकूमत में क्यों आए, और हम ये 3.5-4 साल जो इनकी हुकूमत है हम बताते रहे कि इनके पास कोई इकोनॉमी का प्लान नहीं है। इनके 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए, इनके अपने वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारे पास कोई मईशती डायरेक्शन नहीं है वज़ीर ख़जाना बनने से पहले। फिर इनके 7-8 FBR के चेयरमैन तब्दील हुए। हम क्यों हुकूमत में आए? क्योंकि यहाँ जो टैक्स टू GDP रेशो जब हम 11% टू GDP पे था, जब हमने हुकूमत लिए तो 8% पे था। इन्होंने अपने 3.5-4 सालों में इनके अपने बकौल 76% कर्जे पाकिस्तान की तारीख के इन्होंने उठा लिए। तो मुल्क को हम इस तबाही से, जो दिवालियेपन की तरफ ये लेके जा रहे थे, उससे बचाने के लिए आए। और जब इन्होंने पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम की और वो मराद दी 300 अरब की मनफी की IMF के प्रोग्राम को ये डिली डैली करते रहे, यानी कि 1.5-2 साल से IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड रहा। आपको पता था कि मैक्रो डॉलर कम है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 16 अरब इस साल होने जा रहा है, 12 अरब के आपने कर्जों की अदायगी करनी है। ये जानते हुए कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इन्होंने IMF के अपने मुआहदों के ऊपर पानी फेरा, पाकिस्तान को धक्का दिया उस खाई के अंदर जिसके अंदर आज हम हैं। और जब हम निकाल रहे हैं तो ये खाबर साहब ये तमाशा और PTI तमाशा कर रही है कि ये देखें 2 माह की हुकूमत ने 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। PTI गवर्नमेंट पैसे बढ़ाती थी पेट्रोल के ऊपर तो आप लोग ही तनकीद किया करते थे ना कि इस वक्त इतना बुरा हाल है मुल्क का और आप पैसे बढ़ा रहे हैं। हमने तनकीद की ये क्योंकि तेल की कीमतें सिफर भी हो गई थी, दुनिया के अंदर मनफी भी चले गई थी, तब ये 50 रुपए टैक्स और लेवी लेते थे। तो हमने हुकूमती आमदन जो तेल पे ये कमा रहे थे, ज्यादा कमा रहे थे, उस पर हमने तनकीद की कि ये ज्यादा है, इसको हुकूमती टैक्स और लेवी को कम होना चाहिए। लेकिन अभी तो गंगा उल्टी बह रही है ना, अभी तो हुकूमत आमदन नहीं कमा रही, ना सेल टैक्स कमा रही है, ना लेवी कमा रही है। ये इन्होंने 30 जून तक फ्रीज कर दिए, यानी कि जो ये सब्सिडी हुकूमत दे रही है वो 15% कर्जे लेके दे रही है, 15% सूद की शरह पे। तो ये तो इस पे तो सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले जब आमदन थी तो हम उस पे तनकीद करते थे, और जब इन्होंने कम किया तो खाकान अब्बासी ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपके पास कहां है वो फिस्कल स्पेस। तो इन्होंने कहा जी हमने तो ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर लिए। वो भी झूठ था कि ये जो 4000 अरब का जो खसारा इन्होंने बजट किया था वो 5100 अरब निकला, यानी कि 1100 अरब से फिस्कल खसारा बढ़ गया, 8.5% पे ले गए। अब हमने
उसको बजट किया है कि हम उसको अंडर 5% लेके आएंगे। इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट को हम अंडर 2% के करीब लेके आएंगे। आप ये देखें, ये कहते हैं हमने मईशत का भला किया। जो सर्कुलर डेट था, जो 71 साल पाकिस्तान की तारीख में 1100 अरब बना था, इन्होंने 3.5 सालों में उसको 150% बढ़ा के 2500 अरब पे ले गए। कहां थी रिफॉर्म्स? कौन सी रिफॉर्म्स ये लेके आए पावर सेक्टर के अंदर? ये तो छोड़े रिफॉर्म्स, ये तो गैस के शोबे में 1500 अरब का खसारा छोड़ के चले गए। ये कहते हैं हमने ग्रोथ रेट की 5.97। आप छोड़ के क्या गए? आज डॉलर जो नहीं है मौजूद, उसके ऊपर जो आपने बारूदी सुरंगें बिछाई, उसके जिम्मेदार हैं आप। और फिर आप तमाशा कर रहे हैं। आज हमें जो मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, हम इस मुल्क को दिवालियेपन से बचा रहे हैं और हम इसको ओन करते हैं। ये पॉलिटिकल कॉस्ट जो हम पे कर रहे हैं, ये हम खुशी से नहीं पे कर रहे कि 60 रुपए हम महंगाई डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान की आज जरूरत है और हम समझते हैं कि देखें, ये आने वाले दिनों में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह ताला। ये IMF का प्रोग्राम जब ये हो जाता है मुकम्मल, हमें और भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें ये जो है वो डॉलर्स आएंगे 8-9 अरब की रेंज में आएंगे और आपके रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। ये रुपया भी इस्तेकामत की तरफ आएगा और ये जो हमें ये जो इकदाम लेने पड़े हैं इंटरनेशनल प्राइसेस की तनाजुर के अंदर, ये भी रिवर्स होंगे। ये हमेशा के लिए नहीं है। तो ये हमें आज जिस चीज की जरूरत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। आए बैठे ऑपोजिशन के अंदर, आए हमें आईना दिखाएं, हकीकी ऑपोजिशन करें। आप क्या कर रहे हैं? आप तकसीम की सियासत कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं लोगों को। पॉलिटिकली स्टेबल तो था मुल्क। अगर हम अप्रैल तक की बात करें, तब तक एक स्टेबिलिटी हमें नजर आती थी। ये तो 9-10 अप्रैल के बाद से हमें ये सारी चीजें नजर आना शुरू हुई है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम ही नहीं है सियासत के लिहाज से। आयशा, हमने सड़कें जाम नहीं की, हमने धरने नहीं दिए, हम एक आईनी अमल से आए और उस पॉलिटिकल प्रेशर में इन्होंने जो बारूदी सरंगे बिछाई वो फाइनेंशियल क्राइम है। वो क्राइम है फाइनेंशियल के IMF के मुआहदे किए से ये मरोड़ के इन्होंने जो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में लेके आए। क्यों किए इन्होंने फैसले? पॉलिटिकल प्रेशर आज हमारे पे भी है। हम तो नहीं हुकूमत छोड़ के भाग रहे और इसको मुल्क को और मईशती दलदल में फंसा रहे। हम तो ये वी आर फेसिंग द चैलेंज, वी आर टेकिंग इट हेड ऑन और हम वो मुश्किल फैसले करके इस मुल्क को इंशाल्लाह ताला इस्तेकामत की तरफ लेके जाएंगे और ये हमारा फर्ज है। और यही वजह है हम इस हुकूमत में आए और इस चैलेंज को हमने टेकअप किया है। हमारे लिए आसान था कि हम फॉरेन इलेक्शंस करा देते और मुल्क को और मईशती दलदल में जो है वो डाल के कहते ये तो PTI का करना है, लेकिन हमने इस चैलेंज को लिया है। ठीक है सलमान आबिद साहब, आप दोनों फरीक जो हैं उनकी गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। ब्लेम गेम ही है। जब PTI थी तो वो कहती थी कि पिछली हुकूमतों की वजह से ये सारी सूरत हाल है, इस वक्त मखलूत हुकूमत है, वो कहते हैं PTI की वजह से ये सारी सूरत हाल है। ये कब तक चलता रहेगा जबकि मुल्क की माशी सूरत हाल वो आपके सामने है? आम आदमी, हम जैसे लोग जो हैं वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है ये भी आपके सामने है। डॉलर आज देख लें ओपन मार्केट में 205 से 208 रुपए में ट्रेड होता रहा है। देखिए, एक लतीफ़े के तौर पर एक छोटी सी बात मैं कह देता हूँ। अगर हर चीज़ हमने पिछली हुकूमत पे डालनी है ना, तो ये जो पूरा पंडोरा है ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर चला जाएगा। वहां से शुरू हुए थे, उन्होंने हुकूमत गलत दी थी, फिर करते करते वहां चले जाए। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। हमें इस ब्लेम गेम से निकल के बाहर निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि एक क्रिमिनल क्राइम है ये जो IMF के साथ मायदा है, मान लेते हैं PTI ने एक बड़ा क्रिमिनल क्राइम किया है, बड़ा जबरदस्त किया है। आपकी हुकूमत आ गई है ना सर, आप इस क्रिमिनल क्राइम को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? मुझे बताइए। आप इसको रिविजिट करें। अब पाकिस्तान की सलामती ज्यादा इंपॉर्टेंट है या IMF का माहिदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे बताइए ना। अगर आप समझते हैं कि ये जो माहिदा है ये पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है, पाकिस्तान की माइशत के खिलाफ है, पाकिस्तान की भाई मैं कह रहा हूं आप ले लेना, उन्होंने ले लिया, अब आप ले लेना यूटर्न। आप कहें कि ये माहिदा जो है ये तो हमारे मफादात के खिलाफ है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है। अच्छा, अब आपको जरूरत है। अब इनको जरा शहबाज शरीफ साहब का क्लिप सुनाए जिसमें उन्होंने कहा उस वक्त जब वो अपोजिशन लीडर थे कि जनाब पेट्रोल की कीमत में तो देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब उनकी कैसे सुने तो वो कहते हैं वो जो आलमी मंडी का सारा मामला है। भाई देखिए, इस तरह के तजादात जो हमारे सियासतदानों के हैं, चाहे आप हुकूमत में हो चाहे आप अपोजिशन में हो, दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूं, किसी एक बात नहीं कर रहा, ये तजाद है। अब अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को निकालना है तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मईशत दुरुस्त होगी, मान लेते हैं। अब कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? अभी तो यही नहीं पता कि इंतखाबात कब होने हैं। 2023 में जाके होने, 2023 में होने। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुना दें इनको, अभी सुना दें, और उनके बाद खुर्शीद शाह का भी सुना दें, और उसके बाद इनको और मुस्लिम लीग के नाम में बता दें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल दुनिया हमारी मदद करे, हम स्टेबल गवर्नमेंट है,
एक तरफ आपके सीनियर वजीर कह रहे हैं कि लगता यह है कि इंतखाबात इसी बरस में होंगे। अच्छा, अब नहीं कह रहे हैं, पहले कह रहे थे, पहले इनको बुखार चढ़ा था कि इंतखाबात पहले हो जाएंगे। देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे है। अब पंजाब के केस अभी आपने पंजाब का केस आप देख ले, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे खड़े। आज आप कहें ना जरा शहबाज साहब इत्तेमाद का वोट ले ले, आपको पता चल जाएगा कितनी स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के सिस्टम में। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियन जो हैं, आप एक दूसरे को तो ऑन नहीं कर रहे, एक दूसरे को डिसओन कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी हम मिलके भी बैठे, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए पहले सियासी माहौल तो बना ले। सर एक तरफ कहते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है इमरान खान को गिरफ्तार करो, दूसरी तरफ कहते हैं आए बैठे बात करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार ये होगा कि ये दोनों तफरीकान आपस में बैठे। अच्छा, बैठने के लिए पहले उसका माहौल बनाना पड़ेगा ना। माहौल तो ये है कि एक दूसरे को वो कह रहे हैं कि वो फितना है इमरान खान। अच्छा, अगर इमरान खान फितना है तो उससे डायलॉग कैसे होगा, मुझे बताइए। इमरान खान फसाद की जड़ है पाकिस्तान की, तो डायलॉग कैसे होगा? तो भाई एक चीज तो पहले क्लियर कर लेना कि वो फितना है या डायलॉग जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि फितने से तो डायलॉग नहीं हो सकते, ये मैं आपको बताऊं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस है, अपोजिशन के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस है। अब इसकी प्राइस कौन पे कर रहा है? इसकी प्राइस तो आम आदमी पे कर रहे हैं ना। आम आदमी की जिंदगी में मुझे बताइए ना सर, क्या रिलीफ आ रहा है? आप मुझे बताइए। आपने जितनी बातें की है मैं आपसे मान लेता हूं, 2 महीने छोड़ दें। अभी मैं आपको सिर्फ मिफ्ता इस्माइल की, मैं आपकी आखिरी बात कहता हूं, मिफ्ता इस्माइल की कल की कमेंट सुन ले। उन्होंने कहा 3 से 4 माह तक किसी किस्म का कोई रिलीफ हम देने की पोजीशन में नहीं है। यह आपके वज़ीर खजाना ने कहा है और हंसते हुए कहा है, यानी मजाक उड़ाते हुए कहा हम इस पोजीशन में नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर आपने रिलीफ नहीं देना, आपने लोगों को रियायतें नहीं देनी, आपने पेट्रोल बिजली की कीमतों में कमी नहीं करनी, लोड शेडिंग जो है, आपके मिनिस्टर जो है, आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही। मैं जिस घर में रहता हूं वहां 6 घंटे 6-7 से घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आप कहते हैं लोड शेडिंग नहीं हो रही यार। सर 12 घंटे 14 घंटे आपका एक मिनिस्टर कहता है 0, कोई किसी किस्म की लोड शेडिंग मुल्क में नहीं हो रही। खुरम दस्तगीर साहब, भाई आप किसके साथ मजाक कर रहे हैं भाई? किसको मजाक बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं सिस्टम के अंदर रहते हुए? तो जो चीजें डिलीवर करनी है वो डिलीवर करें। आप चाहे 2023 अगस्त तक जाएं, मुझे इसमें कोई गर्ज नहीं है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन लोगों को तो डिलीवर करे ना। लोगों को डिलीवर करने का कोई आपके पास रोड मैप है तो बता दीजिए कि जी 4 माह के बाद ये जो बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, गैस की कीमतें कम हो जाएंगी, पेट्रोल कम हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल कोई उम्मीद दे दे ना, उम्मीद दे दे। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। राना एहसान अफजल साहब और हसन खावर साहब भी कहना चाह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मैं दोनों के कमेंट लूंगी। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन खावर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन सलमान आबिद साहब की बात पर राना एहसान अफजल साहब जो हैं वो कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। जी राना एहसान साहब। देखिए, टारगेटेड सब्सिडीज़ हम दे रहे हैं, हम लोग चीनी के ऊपर दे रहे हैं, आटे के ऊपर जो डेली अशिया है ज़रूरत की। इसी तरह हम लोग हमने जो नौकरी पेशा है उसके स्लैब को हमने जो है 6 लाख से 12 लाख पे किया है। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके सीड्स के ऊपर जो है इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर सब्सिडी दी है जो एग्री रिलेटेड है। बहुत सारे मराद दिए हैं। हमने हेल्थ कार्ड के बजट को जो है पंजाब में 70 अरब से हमने 125 अरब रखा है। इसके अलावा भी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में इजाफा। देखिए, हमें बैलेंस करना है दिवालियेपन से वर्सेस अवाम को सब्सिडी और आपकी फिस्कल कंसोलिडेशन। तो ये हमें जिस दराए पे, जिस कुएं पे हमें धक्का दिया है उससे भी निकालना है, अवाम को भी रिलीफ देनी है, सख्त फैसले भी करने हैं। ये सब कुछ मैनेज करके आगे लेके चलना है। और मैं फिर रिपीट करूंगा, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आपस में, देखें, हुकूमत और ऑपोजिशन 2 पिलर्स हैं, इनको आपस में मिलके काम करना चाहिए। ये चीज़ मिसिंग थी पीटीआई के दौर से, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने ऑपोजिशन को कोशिश की कि हम ख़त्म कर दें, ऐसे नहीं जमहूरियत चल सकती। हम इनको दावत देते हैं, ये आए असेंबलियों में, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे। राना एहसान साहब, अगेन जो सलमान साहब बात कर रहे थे कि एक तरफ तो हमले किए जाते हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम दोबारा से मुज़ाकरात की ऑफर करें। तो सर ऐसे कैसे होगा कि एक तरफ तो आप मुझे बुरा भला कहें, दूसरी तरफ कहें कि आए जी बैठ के बात करते हैं, मसले को हल करते हैं? देखिए, एक तरफ आप कहें कि हम इस्लामाबाद को यरगमाल बना लेंगे, हम जाम कर देंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे, हम लोग जो है खूनी मार्च करेंगे, तो तब तो कानून ने अपने जो है वो कार्रवाई करनी है। और जो एक आप जब लॉ को तोड़ेंगे, आप कानून को वायलेट करेंगे, तो स्टेट ने उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन दूसरी तरफ हम समझते हैं कि ये एक
पाकिस्तान की जमहूरियत का हिस्सा है PTI, हमें इनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करना है। पाए बेशक इन्होंने नहीं किया, बेशक इन्होंने हीरोइन डाली हमारे लीडर्स के ऊपर, उनको 2-2 साल बगैर किसी केस के जेलों में बंद किया, हम ये कुछ नहीं करेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना हमारा इरादा है। दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं बनाए गए PTI रहनुमाओं पे? देखें, हमारे पे तो सेडिशन के मुकदमात बनाए गए। अगर इन्होंने जो है स्टेट को चैलेंज किया है, स्टेट की चीज़ों को तोड़ा गया है, तो वो जो मुकदमात हैं हमने इनको जेलों में नहीं डाला कि हम इनको पकड़ के 2-2 साल डराने के लिए बनाए मुकदमात। नहीं, देखें वो फेस करें जो कानून इन्होंने लॉ तोड़ा है। अच्छा, तो फेस तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी करना चाहिए, तो वो आपने सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के या किसी रहनुमा के कहने पे अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है तो फिर उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए ना। सिर्फ एक कॉल के ऊपर ये कह देना कि उनका नाम निकाल दिया जाए, मतलब मर्जी के लोगों पर मुकदमात बना दो, नहीं इसका अगर कोई कह रहा है कि नहीं बनाना तो इसके ऊपर ना बनाओ। सर ये मजाक नहीं है कानून का? देखें कानून से ऊपर किसी को नहीं रखना चाहिए और सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर उनकी जो है एक हेल्थ कंडीशन देखते हुए या उनकी एज देखते हुए रिलीफ दे दिया गया, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी हसन खबर साहब, सर आप कमेंट करना चाहेंगे पहले? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशतगर्द है? क्या शफकत महमूद दहशतगर्द है? क्या हमाद अजहर दहशतगर्द है? देखिए, कानून की पासदारी या ना पासदारी करना, जमहूरी हक का इस्तेमाल करना या ना करना, हुकूमत का ये कहना कि जी आपने अपनी हद तजावज़ की और आपने तोड़ फोड़ की है, ये एक अलग मामला है। लेकिन आपके मुल्क के जमहूरी सियासी जमातों के लीडरान के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करना ना सिर्फ जमहूरियत के साथ मजाक है, बल्कि आप वो लोग जिन्होंने दहशतगर्दी में अपनी जानें दी थी उनके साथ भी मजाक है कि अगर आप दहशतगर्दी के कवानीन को अपने जमहूरी या गैर जमहूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, देखिए मैं आपको बताऊं, राना अफजल साहब समझते हैं फाइनेंस को, इकोनॉमी को। मैं इसलिए गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैं गोश गुजार ये करना चाहता हूँ कि पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो दो बातें हो सकती हैं, या आप इंटरनेशनल जो आपकी तेल की कीमतें हैं उसमें इजाफा पास ऑन कर रहे हैं, या आप सेल्स टैक्स या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा कर रहे हैं। पहली बात ये कि हमने जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी और हमने वो पास ऑन किए, इनके पार्टी ने क्रिटिसाइज़ किया, इनकी पार्टी ने उस पर सियासत की, और कहीं किसी एक लीडर का एक भी बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि जी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो आप ज़रूर पास ऑन करें पर टैक्स ना बढ़ाएं। अब दूसरी बात है, अगर हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 10-12 रुपए चार्ज की, 30 रुपए तक चार्ज कर सके थे, तो आप उसको 30 से 50 रुपए तक ले जाने की बात करते हैं। जब आपसे सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि जी अब गंगा उल्टी बह रही है। ये कौन सी गंगा है जो इस हुकूमत के आते उल्टे बहना शुरू हो गई? ये गंगा है कि दरियाए राविंड है कि इसका फ्लो ही चेंज हो गया आते ही, आपका लॉजिक चेंज हो गया, आर्गूमेंट चेंज हो गए। देखिए सच ये है, और राना साहब इस बात को बखूबी जानते हैं, वो तमाम लोग जो इकोनॉमी और फाइनेंस को जानते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि पिछले 3 साल मईशत के नाम पे सियासत की गई है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को इंटरनेशनल ऑयल प्राइस इंक्रीज पास ऑन करना चाहिए, लेकिन उसके असर से बचने के लिए और मैकेनिज्म है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि ना पास ऑन करें, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी तो लें। गैर जिम्मेदाराना बयानियात दिए गए पिछले 3.5 साल पे, मईशत के नाम पे सियासत की गई। और अगर आप ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या थी मुआशी तरक्की की, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ, और प्लीज़ इनसे पूछें कि इनकी हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली क्या है। हमारी मुआशी हिकमत अमली ये थी कि हमने अपनी जो बरामदात हैं उनको बढ़ाना है ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल तौर पे कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान की 30-40 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये 25-26 बिलियन डॉलर के गेड़े से निकल के 30 अरब डॉलर से तजावुज़ की, हमारे दौर में नंबर 1। नंबर 2, हमने ये कहा कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो हमारी इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट मिलेगा। हमने क्रॉप्स की सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाई कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करना था, और वो तमाम इशारे जो इनकी हुकूमत ने रिलीज़ किए हैं पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे में, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। इसकी गवाही हम नहीं दे रहे, इसकी गवाही वो डॉक्यूमेंट दे रहा है जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिलीज किया है। हमने कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करना था, हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज में ट्रस्ट बिल्ड किया, हमने उनकी रेमिटेंसेस बढ़ाई, हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई,
हमने डेट टू जीडीपी रेशो कम की। आप आज भी देख लें, ये सच और ये रिकॉर्ड की बात है। सलमान आबिद साहब से भी आप पूछ सकती हैं, ये एक न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट हैं, कि हमने बिल्कुल कर्जा लिया, लेकिन उसके अंदर अगर आप पुराने कर्जे की पेमेंट्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे दौर में कर्जा कम लिया गया। हमारे दौर में नेट इनफ्लो जो था, नेट इनफ्लो वो कम था, क्योंकि हम इनके कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहे थे। ये हमारी स्ट्रेटजी थी। इस हुकूमत की तो कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आती। आपने रिटेल सेक्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया, इंडस्ट्री के लिए आपने बिजली और गैस का कर दी, सर्विसेज सेक्टर चल नहीं रहा, आपने उन पर भी टैक्स चार्ज कर दिया। तो मुझे बताएं कि इस मुल्क की मईशत ग्रो कैसे करेगी? और ये प्लीज़ बताएं कि पिछले 3.5 साल में कोई एक स्टेटमेंट ऐसी रिकॉर्ड पे है जहां पर आप लोगों ने कहा कि जी आलमी मंडी में तेल के इजाफे को आप पास ऑन करें, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ना बढ़ाएं। आपने तो वो भी उसकी मुखालफत भी की, आज पास ऑन भी किया। आज पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का एक्ट आप चेंज करने के दर पे हैं कि उसको 30 से 50 रुपये ले जाएं, और आप हमें कह रहे हैं। सच ये है कि इकोनॉमी बड़ी बेहतरीन चल रही थी, मुश्किल वक्त है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में सही फैसले लिए जा रहे थे। आज ये हुकूमत आके कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले खुद डिले किया है, आज ये फैसले ले नहीं रहे। आप बजट डॉक्यूमेंट उठा के देख लें। पहली बात, अगर राना साहब भी ये गारंटी दे दें कि ये बजट इसी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल है शो से निकल जाता हूँ। फिर अगर ये गारंटी दे दें और फिर आप 30 जून को ये शो कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, अभी इसके ऊपर मिनी बजट आने हैं, इसके ऊपर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आनी है, सारी चीजें चेंज होनी है, और उसके बावजूद इस बजट के अंदर किसी मुआशी हिकमत अमली का कोई ब्लूप्रिंट नजर नहीं आता, और पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है। मैं आपको बताऊं कि आज ये मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं रहा, आज ये मसला इमरान खान का नहीं रहा, आज हर वो शख्स जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है या बिजली खर्च कर रहा है, ये उसका मसला है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर उसके बाद ऑडेसिटी ये है कि आकर पब्लिकली उसमें मजाक कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जिनके पास जहाज हैं उनके लिए पेट्रोल महंगा हो गया है, कभी कोई और बात कहते हैं कि जी आपको बिजली का झटका लगेगा। यानी कि आप अंदाजा करें, हम मानते हैं कि वो अरबपति आदमी है, हम मानते हैं कि वो बिजनेसमैन है, लेकिन खुदारा लोगों के जज्बात का ख्याल करें। लेकिन हसन साहब, इमरान खान साहब सही, इमरान खान साहब जो हैं वो फिर भी हमें काफ़ी पुरुमीद नज़र आते हैं। सलमान आबिद साहब से मैं पूछूंगी, वो कहते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर ये हुकूमत चली जाएगी, क्योंकि ये जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद इन्होंने पूरा कर लिया है। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या चीज़ें इमरान खान साहब को नज़र आती हैं जिसकी वजह से उनको इतनी उम्मीद है कि ये हुकूमत चली जाएगी 1-1.5 महीने के अंदर? सलमान साहब देखिए, बात बड़ी सादी सी है। इस वक्त 2 ही नैरेटिव हैं पॉलिटिकल क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में। एक नैरेटिव ये है कि अक्टूबर-नवंबर 2022 में इंतखाबात हो, और एक नैरेटिव जो इस वक्त हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का है कि हम 2023 में जाकर ये इंतखाबात करवाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर फंसी हुई है सारी डिबेट। जो खबरें इस्लामाबाद में है वो तो ये बता रही हैं कि जनाब ये मामला ना 2023 तक चलना है, ना ये फौरी इंतखाबात इमीडिएट इलेक्शन होने जा रहे हैं। कोई बीच की राह निकालने की कोशिश की जा रही है नवंबर-दिसंबर के अंदर, नवंबर में, कि इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए। और वो हुकूमत से ज़्यादा खुद हमारे जो फैसला साज इदारे हैं उनके ऊपर भी एक दबाव है। वजह मैं आपको बता देता हूँ क्या है, सिंपल सी वजह यह है, कोई मुल्क आलमी मालियाती इदारे और कोई मुल्क जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा वो इस तरह की अनसर्टेनिटी के अंदर आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। उनको जब पता ही नहीं है कि यह हुकूमत का मुस्तकबिल कितना है, कब तक चलना है, और अगर यह हुकूमत 2023 तक भी चली जाए तब भी ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो डेफिसिट है वो तो इकट्ठे बैठने वाला नहीं है, वो तो एक दूसरे को तस्लीम करने वाला नहीं है। इमरान खान साहब तो असेंबली में आने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है महाजराई जारी रहेगी। तो ऐसी महाजराई के अंदर कोई बड़ा इदारा आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, आज देखिए होता क्या है, जब हुकूमत आती है ना उसके पास एक 5 बरस का मैंडेट होता है, उसके पास 5 बरस का जब मैंडेट है तो बड़े इदारे उसके ऊपर आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि उनको कहते हैं 5 साल में हम अपनी माशी पॉलिसियां इनके मुताबिक चला सकेंगे। अब जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से ये सारा क्राइसिस क्रिएट हो गया है। अब इसका वे आउट, इसका रेजोल्यूशन क्या वाकई आने वाले इस बजट के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा? हमें तो ये भी खबरें मिल रही हैं कि निगरान वजीर आजम के तौर पर लोगों के इंटरव्यू भी शुरू हो चुके हैं और लोग उसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कोई हतमी बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर ये मामला अगस्त 2023 तक चलेगा तो आपका पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म होने वाला नहीं है, और जब पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं खत्म होगा तो उसके नतीजे में आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इम्कानात भी ना होने के बराबर है। सही। राना एहसान साहब, इसी बात के ऊपर यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि 1 से 1.5 महीने की जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, इस पर आपकी क्या राय है? क्यों उनको लगता है ऐसा?
था। जो इनकलाब आना था ना, उसकी तो हवा निकल गई। ना 25 लाख बंदा आया, ना 30 लाख बंदा आया। वो तो दोबारा तैयार है आने के लिए इस्लामाबाद। वेलकम, मोस्ट वेलकम। कानून को हाथ में नहीं देंगे, हम इनको सिक्योरिटी भी देंगे, इनको जगह भी देंगे एहतजाज की। वहाँ बेशक ये 30 दिन गुजारें, इनकी मर्जी है, लेकिन कानून को हाथ में ना दे। तो मैं समझता हूँ कि इनके इनकलाब से तो हवा निकल गई। अवाम, इन्होंने कहा जी हम लोग बड़ी अच्छी इकॉनमी मैनेज कर रहे थे। मैं इनको थोड़ा सा याद करा दूँ, ये इनकी जो 4 साल थे ना, उसमें इन्होंने खुदकुशी करनी थी, IMF के पास नहीं जाना था, 8 माह डिले किए, मुल्क को जो है 40% रुपए को डीवैल्यू किया, फिर IMF के पास गए। इनको बहुत बेइंतहाशा मौके मिले जब कोरोना पीक पे था कि ये $4 के ऊपर जो है फिक्स कर लें LNG के कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये महंगे कहते थे, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने LNG के ऊपर बिजली नहीं बनाई, इन्होंने जो है पेट्रोल के ऊपर रिलाई किया, फर्नेस ऑयल पर रिलाई किया, और इन्होंने जो सर्कुलर डेट है उसको बढ़ा दिया। इन्होंने जो है जो चीनी हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे, हमारे पास इजाफी होती थी, वो इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दी, और की भी ऐसे कि पहले एक्सपोर्ट की, फिर शॉर्टेज पैदा की, फिर इंपोर्ट की। इसी तरह इन्होंने आटे को पहले एक्सपोर्ट किया, शॉर्टेज पैदा की, फिर इंपोर्ट की। ये इनकी मिसमैनेजमेंट की कहानी है। पाकिस्तान को नेट इंपोर्टर बना दिया खाने का, फूड इनसिक्योरिटी ये लेके आए। इसी तरह इन्होंने ये जो कहते हैं कि कर्जे हमने ज़्यादा वापस किए, कम लिए। देखें, जब नेट की बात होती है तो आपने नेट 20,000 अरब कर्जे बढ़ाए, जो पाकिस्तान के हमारे मुताबिक 80% बनते हैं, आपके मुताबिक 76% बनते हैं। तो देखें, ये मत कहें कि मईशत ठीक चल रही थी। आज और जो महंगाई की हम बात करते हैं ना, महंगाई 3 वजूहात से होती है। एक, आपकी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएं या नीचे जाएं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, आपका रुपए की डिवैल्यूएशन, वो आपने बदतरीन किया, आपके दौर में बदतरीन हुई, वो आप उसके जिम्मेदार हैं। तीसरा, गवर्नेंस, जो मैंने आपको चीनी और ये LNG और ये जो मैनेजमेंट आपको गिनवाई, वो भी आपकी बदतरीन है। आज हमें जो महंगाई फेस करनी पड़ी है, उसमें इंटरनेशनल देखें क्या हुआ है। ये पाकिस्तान, ये दुनिया की तारीख में शायद बहुत अरसे बाद जो क्रूड ऑयल है 124 पे गया है। हम उसका मुकाबला कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये जो मुश्किल फैसले हैं ये चंद महीनों के लिए हैं, ये रिवर्सल होगा। और इन्होंने पूछा कि इनका प्लान था कि जी इन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, तो भाई आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को तो काबू करना था, वो तो 16 अरब पे खड़ा है इस साल। जो आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, आप क्यों नहीं अवाम को बताते कि एक्सपोर्ट्स 28% बढ़ी, इंपोर्ट्स 50% बढ़ी, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सबसे ज्यादा इस वक्त तक $45 अरब तक जा चुका है। तो इसी तरह आप क्यों नहीं बताते? आप बताते हैं कि हमने टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया। टैक्स तो हर हुकूमत ज्यादा कलेक्ट करती है, हर साल होता था। सिर्फ आपके पहले 2 सालों में पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कम टैक्स कलेक्ट हुआ पिछले साल से, और जो आपने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया उसमें आपने रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट दिया पाकिस्तान की 74 साल तारीख। ठीक है राना साहब, देखें ये लास्ट मिनट में मैं हसन साहब का भी कमेंट लेना चाहूंगी। हसन साहब, आज इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात की और कहा है कि इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब के पास जाकर हल्का बंदियों के अंदर जो है तब्दीलियां कर रहा है और धांधली की जो है कोशिशें की जा रही हैं ज़िमनी इंतखाब में। अब ऐसे में यही इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब कराता है, तो क्या PTI नताइज को मानेगी? देखिए, बिल्कुल मैं इस पर कमेंट देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक अपनी मुश्किल आपके सामने रख दूँ कि एक तरफ जो हुकूमत के लोग हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब ने IMF के सामने घुटने टेक दिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी ये तो एंटी अमेरिकन स्टांस है और मगरिब से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। एक तरफ ये कहते हैं कि जी बिजली की खपत बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ ये कहते हैं जी ग्रोथ नहीं हुई। एक तरफ कहते हैं कि जी IMF के साथ मुल्क दुश्मन सौदा कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी IMF प्रोग्राम में इन्होंने जाने में बड़ा डिले कर दिया। समझ नहीं आती कि राइट का जवाब दें कि लेफ्ट का जवाब दें। ये तो ऐसे सवाल है कि कोई भी शख्स जो है इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अक्लमंद से अक्लमंद भी हो तो वो कंफ्यूज हो जाए। सर लास्ट कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट 10-20 सेकंड्स है। जी 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 देखिए, हमारा मसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नहीं है, हमारा मसला इलेक्शन कमीशन से नहीं है, हमारा मसला मसलों से और रवैयों से है। अगर मसले और रवैये और इश्यूज के ऊपर हम गैर जानिबदाराना रवैया देखेंगे तो ख्वाह कोई भी शख्स हो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि हमारी रिजर्व सीट्स के ऊपर लोग नॉमिनेट करने से ही इनकार कर देंगे ताकि उसका जो कुछ फ़ायदा है वो मुस्लिम लीग नून को पहुंच जाए, तो हम क्या सवाल करेंगे? हम तो उनको उनके एक्शन से जज करेंगे ना, उनकी शक्ल से या उनके नाम से तो जज नहीं करेंगे। अगर इस किस्म के फैसले करेंगे तो और क्या बात करेंगे?
उनके फैसले उनके जानिबदारी की गवाहियां दे रहे हैं, हम इसमें क्या बात करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमारे पास खत्म। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।